हम 3 फील्ड लेते हैं केवल। हेगल के 3 ही फील्ड लिए हैं हमने फिलॉसफी में। वो 3 फील्ड लिए हैं, उनमें सबसे पहला है लॉजिक। लॉजिक मेथड बताएगा। उसके बाद दूसरा है फिलॉसफी ऑफ नेचर। जो लॉजिक है हमारा, रीज़न जो है, उस रीज़न के साथ फिलॉसफी ऑफ रीज़न से हम नेचर को, तो फिलॉसफी ऑफ नेचर, ये नेचर क्या है। और तीसरा है फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट या फिलॉसफी ऑफ माइंड कह दो उसको, यानी एब्सोल्यूट का ज्ञान, परब्रह्म का ज्ञान। तो हेगल के ये 3 ही एस्पेक्ट हम फिलॉसफी में शामिल करते हैं और इन्हीं को 3 को हम अध्ययन करते हैं। और चीज़ों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, हालांकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो, लेकिन उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि फिलॉसफी में 3 ही चीज़ें आ रही हैं। अब हेगल अपना काम जो शुरू करते हैं, हेगल सबसे पहला वाक्य, क्योंकि कांट ने एक बात छोड़ दी थी, कांट को बड़ा ऊंचा फिलॉसफर माना जाता है। कांट से ऊंचा फिलॉसफर प्रीसीडिंग जो पहले फिलॉसफर थे, उनमें इतना ऊंचा फिलॉसफर कोई नहीं हुआ। और ख़ास तौर से जर्मनी में मोरल के लाने के लिए तो कांट का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन कांट ने कुछ चीज़ रहस्य वाली छोड़ दी थी। अब हेगल तो, जैसे मैंने अभी कहा कि हेगल तो यहाँ तक रीज़न ले जाते हैं कि वो भगवान को भी आज्ञा नहीं देते कि तू अपनी कोई चीज़ हमसे छुपा के रख सकता है। नो मिस्ट्री ऑफ गॉड कैन कंसील इटसेल्फ बिफोर द रीजन ऑफ हेगल। तो हेगल तो रीजन को इतना ऊंचा लाते हैं। कांट ने ऐसी चीज़ें छोड़ दी थी कि हेगल पे, रीजन पे थी नहीं, और तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। थिंग इन इट सेल्फ, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, दी सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ऑल दी परसेप्शंस, वो ट्रांसेंडेंटल रहती है, छुपी रहती है, हमारे अनुभव में नहीं आती। ट्रांसेंडेंटल यूनिटी, उसको आई कहा। लेकिन आई सारी दुनिया को यूनाइट करके हमें जजमेंट दे रही है, 12 तरह के जजमेंट दे रही है, लेकिन हमें पता नहीं आई क्या है। तो आई को मिस्ट्री में रख दिया। फेथ, आई कंपलसरी है, आई का मानना पोस्टुलेट है। आई, उसको माने बिना आप रीज़न, आप दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन खुद आई क्या है, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल जो थी वो दी थी कि आँख की पुतली को तो हम देख सकते हैं, जानते हैं आँख की पुतली को तो, लेकिन उस पुतली के अंदर से जो प्रकाश आ रहा है उसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि देखने वाली आँख अपनी प्रकाश को कैसे देखेगी। तो हेगल को बस यही कमी लगी कांट में, और कोई कमी नहीं लगी। तो इसलिए हेगल ने पहली चीज़ जो की असर्ट की, उन्होंने कहा कि मैं पर्दे जब उठाना चाहता हूँ, तो उन्होंने पहली चीज़ जो उनका फर्स्ट असर्शन रहा कि रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। रियल वो है जो बुद्धिगम्य है, और जो बुद्धिगम्य है उसी को हम रियल मानेंगे और किसी चीज़ को रियल नहीं मानेंगे। जो चीज़ हमारी बुद्धि में नहीं आ सकती वो तो मीनिंगलेस हो जाएगी। बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके हम एक झुंड बना दें शब्दों का, मीनिंगलेस हो जाएंगे जब तक उनके अंदर रीज़न ना आए या लॉजिक ना आए। अब जैसे हम ये कहिए, मैं किसी को कहूँ, मैंने कहा भाई देखो बताओ इसका अर्थ क्या है, टिकड़म टिकड़म टू टू, क्या अर्थ है इसका जी? मीनिंगलेस बात हो गई। तो ऐसे ही हमने किसी चीज़ को जब फेस पर निर्भर कर दिया तो उसके मीनिंग ही समझ में नहीं आएंगे क्या है। तो इसलिए हेगल कहने लगे कि जो चीज़ रीज़न में नहीं आती, जो चीज़ बुद्धिगम में नहीं है, और बुद्धि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती या ग्रास्प नहीं कर सकती, वो समथिंग मीनिंगलेस है। अब तुम तो पोस्टुलेट मान रहे हो, कांट तो कह रहे हैं इस पोस्टुलेट के बिना फिलॉसफी संभव नहीं, लेकिन वो है क्या पोस्टुलेट? तो हेगल कहते हैं अगर उसको मैं समझाऊँ नहीं कि क्या चीज़ है वो, तो मीनिंगलेस हो जाएगी। इसी तरह तुमने कहा कि गॉड बहुत ज़रूरी है, लेकिन गॉड है क्या? तो तुमने मिस्ट्री में डाल दिया कि गॉड जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल पोस्टुलेट है, बुद्धि अनुभव से परे है।
और जो अनुभव से परे है वो ज्ञान से परे है। तो हेगल का पहला वाक्य जो है बड़ा इम्पोर्टेंट वाक्य है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। जो चीज़ बुद्धि में नहीं आ सकती आदमी की, अंधविश्वास पर मत खड़े हो। कोई भी अंधविश्वास फिलॉसफी का आधार नहीं बन सकता। तो लीगर शुरू करते हैं कि परम सत्य जो है वो एब्सोल्यूट माइंड है, एब्सोल्यूट रीज़न है वो। और एब्सोल्यूट माइंड कैसा है? जो अपने आप को धीरे 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 विकास कर रहा है। जिस तरीके से उसने विकास किया उस पर हम बाद में विचार करेंगे। हेगल उसको कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल क्या है इस पर विचार बाद में। तो अभी तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मेथड है, ऐसा ढंग है जिससे बहुत ही रीज़न के तरीके से रैशनली सारा विकास हुआ है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है विकास की जिसको रैशनली ना समझा जा सके। जितना विकास हुआ सब रैशनल है। ये विकास टाइम में हुआ है, ये स्पेस में हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें किसी मेथड के अनुसार हुई हैं। और वो विकास होते 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 होते, जैसे हमारे विकास जी, तो विकास होते होते अब कहाँ आ गया है? कल्मिनेशन में ये ह्यूमन रीज़न में विकसित हो गया है। ये ह्यूमन रीज़न जो है उसी का परम सत्य का विकसित रूप है। अब ये ह्यूमन रीज़न जो है ये ऐसा है कि इसके आगे कोई विकास होने की संभावना नहीं। यही रीज़न विकसित होगा, सारी चीज़ों को खोलेगा। तो डायलेक्टिकली हम रीज़न तक आ गए हैं। अब इस रीज़न से हम जब देखते हैं पहली तो एक तो ये लगता है कि जो हमारी टाइम के अंदर टेम्पोरल भी था, स्पेशल भी था, मैथोडोलॉजिकल डिटरमिन्ड भी था, वो है क्या चीज़? तो हेगल कहते हैं कि ऑल्दो एब्सोल्यूट माइंड, वो कहते हैं यद्यपि ये तो मानते हैं हम कि एब्सोल्यूट माइंड का विकास जो है वो स्लोली धीरे धीरे स्पेस और टाइम के अंदर से हुआ है, लेकिन वो अपने आप जो है ये रीज़न ही आगे बढ़ेगा और कोई चीज़ नहीं आएगी अब। तो वो बढ़ते 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 क्या हो गया है कि मानव रीज़न बन करके आ गया। और मानव रीज़न ये कहता है कि जो परम सत्य है वो टाइमलेस है। हालांकि इन टाइम के अंदर वो विकसित हुआ है, लेकिन वो खुद टाइमलेस है। वो स्पेस में, इस स्पेस में नहीं आ सकता। जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर नहीं आ सकता, इस स्पेस से परे है कहीं वो। तो वो टाइमलेस भी है। और जो स्पेस से परे है तो इसका मतलब वो इन्फिनिट है, इटर्नल है। वो कभी भी ना पैदा हुआ ना कभी समाप्त होगा। उसके अंदर ये गुण है कि इटर्निटी टू इटर्निटी वो चलेगा। तो जो एब्सोल्यूट माइंड है, जो माइंड सारी चीज़ों को, वो सर्वसमावेशी भी है। सारी चीज़ें उस माइंड के अंदर ही समाई हुई हैं, यानी रीज़न के अंदर ही समाई हुई हैं। हर चीज़ रैशनली एक्सप्लेनेबल है। उस चीज़ को हम रैशनली इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हम मेथड को अच्छी तरह नहीं समझते, लेकिन वो रीजनली। तो रीज़न जो है खुद, वो एब्सोल्यूट माइंड जो है वो खुद, उसका विकास तो चाहे धीरे धीरे हुआ है, लेकिन वो अपने आप में अभी तक थोड़ा सा ही विकसित हुआ है। टाइमलेस है, पता नहीं कितने टाइम लगेंगे, लेकिन ये रीज़न का ही विकास होगा। हमारी लॉजिक और आगे बढ़ेगी, और रीज़न आगे बढ़ेगा, और रीज़न है, और वो रहस्य खोलता चला जाएगा जितने भी हैं। अब तक जितने रहस्य खोले हमने सारे रीज़न से खोले हैं, वो चाहे हिस्ट्री के माध्यम से आ गए हों, चाहे स्टेट के माध्यम से आ गए हों। तो परम सत्य का इस स्वरूप देख करके ये भी कहा उन्होंने कि वो होलू नहीं है, वो निराकार नहीं है, वो निर्गुण नहीं है तो वो ऐसा जो टाइमलेस है, लेकिन निर्गुण नहीं हो सकता, ना वो निराकार हो सकता है, बल्कि वो क्या है? वो सर्वसमावेशी। जितने भी दुनिया के आकार हैं, आकृतियां हैं, फॉर्म्स हैं, जितनी भी दुनिया की, वो उस रीजन के फील्ड में परमानेंट, हमारा जो परम माइंड है हमारा,
परम स्पिरिट है, एब्सोल्यूट माइंड है हमारा, उस सारे एब्सोल्यूट माइंड के अंदर समाये हुए हैं। कोई चीज़ एब्सोल्यूट माइंड से बाहर हो ही नहीं सकती। इसलिए एब्सोल्यूट माइंड जो है वो खोखला नहीं हो सकता, निर्गुण भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो निर्गुण होगा तो हमारा रीज़न उसको नहीं जानेगा। हमारे रीज़न को जानने के लिए गुण चाहिए, प्रेडिकेशन चाहिए। अगर प्रेडिकेशन नहीं है तो वो रीज़न में नहीं आता। कोई जजमेंट ऐसा नहीं होता दुनिया का जो प्रेडिकेट लेस हो, जिसमें प्रेडिकेट ना हो। प्रेडिकेट हमें खोजना पड़ता है। तो इसलिए हेगल ने स्पाइनोजा से एक बात सीखी कि एवरी प्रेडिकेशन इज नेगेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जब वो लिमिटेशन हो जाती है, प्रेडिकेट लगना, हमने रोज इज रेड, तो हमने रोज को रेड कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि रोज इज नॉन नॉट रेड, नॉन रेड नहीं है वो, तो लिमिटेशन लगा दी। तो प्रेडिकेशन जब हम लगाएंगे तो तब सारी की सारी लिमिटेशन हो जाएगी। तो हेगल ने उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा कि रीज़न के लिए ज़रूरी है, रैशनल जजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम प्रेडिकेशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रेडिकेशन से वो लिमिटेशन होती है। और उस लिमिटेशन को फिर हम सब मिलाएं, सारी लिमिटेशन को एक जगह इकट्ठा करें, इकट्ठा करके सरसों ऐसी बन जाएगा। तो गुण जो होंगे उन गुणों को हम इकट्ठा करके देखें, तब हमें लगेगा कि गुण सारे एक इकट्ठे हो गए हैं। इनमें एक प्रेडिकेट जो उसकी बात है स्पाइनोजा की, उसको इसलिए है कि सिंगल प्रेडिकेशन लगाता था, नेगेशन हो जाता था। हम ये कहते हैं सारे प्रेडिकेट इसी एब्सोल्यूट में लगे हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती जो प्रेडिकेट हो और किसी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ना हो। प्रेडिकेट इज ऑलवेज द प्रेडिकेट ऑफ सम सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जो है वो इतना इन्फिनिट है कि सारे प्रेडिकेट उसमें लग सकते हैं। तो इसलिए हेगल का जो माइंड है, जिसको इन्होंने परम माइंड कहा कि ये परम माइंड है हमारा, एब्सोल्यूट माइंड है। एब्सोल्यूट का मतलब ही ये है कि उससे परे कोई चीज़ हो ही नहीं। एब्सोल्यूट माने परम। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसको ब्रह्म कह दिया है, एब्सोल्यूट को। हेगल ने उसको एब्सोल्यूट कहा है कि ब्रह्म जो है उसके अंदर हर प्रेडिकेट लग सकता है। सगुण ब्रह्म में, तो सगुण ब्रह्म में ये है कि जितने भी दुनिया के प्रेडिकेट हैं, चाहे वो कलर का प्रेडिकेट हो, चाहे साइज का प्रेडिकेट हो, चाहे वो टाइम का प्रेडिकेट हो, सब इसके अंदर लग सकते हैं, सर्व समावेशी है ये। तो हेगल ने इसलिए उसका नाम रखा कि है तो वो यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्स उससे, सारा यूनिवर्स उसके अंदर है, लेकिन वो ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, हॉलो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो, बल्कि वो मूर्त, कॉन्क्रीट। तो हेगल का जो ब्रह्म है वो कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है, सारे गुण उसके अंदर लगे हैं। उसको हम हिंदुस्तान के सगुण ब्रह्म से कंपेयर कर सकते हैं। तो हेगल यहाँ से शुरू करते हैं कि ब्रह्म का क्या नेचर है, और उसके अंदर वो दो चीज़ें लेते हैं कि आप ब्रह्म को समझना चाहते हैं तो आपको पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जितना होल है ये सारा का सारा, इसके जो पार्ट हैं इसमें क्या रिलेशन है। होल और पार्ट का रिलेशन, और पार्ट का पार्ट के साथ रिलेशन, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब होल का पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, हेगल इसको समझाते हैं इस तरह से कि कोई भी पार्ट अपने होल से अलग होकर के जीवित नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। और उस होल में भी जो उसका निश्चित पार्ट है, निश्चित जगह है, उस निश्चित के जगह से वो अपना स्थान दूसरे पार्ट के साथ निर्धारित करेगा। तो जो सस्टेन होता है, जो पार्ट होल के द्वारा सस्टेन होता है और दूसरे पार्ट को सस्टेन करता है, वही उस होल का पार्ट बन सकता है। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक होल। ऑर्गेनिक मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर संबंध है कि शरीर का हर हिस्सा जो है
उसको अगर आप होल से निकाल दें, आपने आँख को स्टडी करना है, तो आँख को आप शरीर के अंदर रह कर के कौन सी नाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मुझे कम दिखाई देता है, डॉक्टर उसको टेस्ट करके देता है कि तुम्हारी आँख में जो है ना वो इसलिए तुम्हें कम दिखाई दे रहा है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। वो कहता है जी मेरी आँख की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बता रहे हो। कहते नहीं, ब्लड प्रेशर से जो ब्लड आता है, ब्रेन की तरफ ब्लड जाता है, वो नाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और उनकी वजह से ना आँख में अंधेरा छा जाता है। तो वो कहेगा अजीब आदमी हो, आँख का हार्ट से क्या मतलब। वो कहेगा ये ऑर्गेनिक होल में हर पार्ट जो है दूसरे पार्ट पर निर्भर करता है। और कोई चीज़ होगी, कान में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा ये कान का दर्द जो है ये कान में इन्फेक्शन हो गया है, और ये कान का इन्फेक्शन जो है तुम्हारी मेमोरी को भी नुकसान देगा और चलने में तुम्हारे पैर भी लड़खड़ाएंगे। तो वो कहेगा कान का पैर से क्या मतलब। कहता है कान का इन्फेक्शन सारी नाड़ियों को इन्फेक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक होल में कोई भी पार्ट जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ निश्चित रिलेशन में उसको सस्टेन करने में सहायता करेगा, और ख़ुद भी वो होल से और पार्ट हैं उन्हीं के द्वारा खुद भी सस्टेन होगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक होल। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ हेगल की ये है कि इस हेगल ने उस एब्सोल्यूट माइंड को एक ऑर्गन बनाया शरीर की तरह से, और उसके पार्टों को एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा जोड़ दिया कि एक पार्ट दूसरे के बिना एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता। सारे यूनिवर्स के किसी भी एक चीज़ को उठा लो, वो चीज़ जब एक्सप्लेन करोगे तो सारे यूनिवर्स को उसमें लाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप एक मेज़ देख रहे हैं, वो मेज़ जो है कोई आपने आइसोलेटेड नहीं देखी है। आपने जैसे एक चीज़ देखी, वो नई चीज़ नहीं है आपके लिए, बिल्कुल पुरानी है, तो आप फ़ौरन कह दोगे ये मेज़ है। और एक चीज़ नई देखी जिसकी आपके पुराने अनुभव में नहीं है, तो आप देखोगे ये क्या चीज़ है। और हो सकता है जो आपके कोई मेमोरी वाली चीज़ हो वो आपको ध्यान आ जाए, और जो चीज़ आपने मेमोरी में नहीं देखी वो ध्यान ना आया। इसके लिए उसकी कहानी आती है लाल बुझक्कड़ की, कि लाल बुझक्कड़ ने हाथी नहीं देखा था। गांव के अंदर एक हाथी आ गया, वो हाथी जो है रात को गांव से निकल के चला गया। तो सुबह गांव के लोग उठे तो कहने लाल बुझक्कड़ जी ये गांव में इतने बड़े बड़े देखो। तो लाल बुझक्कड़ जी ने हाथी तो देखा नहीं था, इसलिए वो हाथी तो बता नहीं सके हाथी के पैर हैं। वो कहने भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में किसी की चक्की का पार्ट खो गया हो, तो कोई हिरन का पैर फंस गया उसमें चक्की के पार्ट में, और वो हिरन कूद गया चक्की के पार्ट को लेकर के, क्योंकि उसने चक्की का पार्ट ही देखा था। तो आपकी पुरानी मेमोरी, आपके पुराने अनुभव, चाहे आपको ना विचारने हो, लेकिन आप किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए वो सारे के सारे होल में से आपका पास्ट, सारा पास्ट आपका जितना भी पास्ट है, उस पास्ट की जितनी भी अनुभूतियाँ हैं वो सारी की सारी अपने प्रेजेंट अनुभव को एक्सप्लेन करने में आ जाएंगी। अगर वो सारी अनुभूतियाँ और सारी मेमोरी आपके प्रेजेंट अनुभव को एक्सप्लेन करने में काम नहीं आती, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अब इस टेबल का रंग लाल ही क्यों है? हम कहेंगे सूरज की जो किरणें हैं वो चांद पर और एंगल से पड़ती हैं, पृथ्वी पर और एंगल से पड़ती हैं। तो पृथ्वी पर ज़्यादा एंगल जो है उसका, वो 7th रे जो है पृथ्वी के अंदर आ रही है, और चांद पे कोई रे नहीं जा रही है, इसलिए वहाँ कोई कलर नहीं है। तो आप कहेंगे कि इससे सूरज का क्या मतलब? वो कहते नहीं, हमारी पृथ्वी की लोकेशन ऐसी है, सूरज से इतनी दूर है, इतनी किरणें आती हैं, सारा ये है, तो लोकेशन ऐसी है कि हमें लाल रंग दिखाई देगा। ये लाल रंग आपको शनिचर पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहाँ से, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन हेगल कहते हैं कि नहीं, सारे ब्रह्मांड में इंटरनल रिलेशंस हैं। इंटरनल में एक चीज़ दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है, और जब तक उन संबंधों को आप नहीं समझ सकते तब तक आप, जैसे यहाँ सारे शरीर का मैंने बताया कि वो आँख वाला कहने लगा ब्लड हार्ट से मेरा क्या मतलब। वो कहेंगे नहीं, डॉक्टर कहेगा कि ब्लड प्रेशर के कारण से जब ब्लड का सर्कुलेशन आँख के पास आता है तो आँखों में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, तो आँखें बिल्कुल अंधी हो जाती हैं,
और कई बार जब वो हेमरेज हो जाता है तो आँखों में से खून निकलने लगता है। ब्लड वाला खून, वो हार्ट वाला खून, ब्लड प्रेशर वाला आँखों से निकल रहा है। तो उस आदमी को चूँकि इंटरनल रिलेशन का पता नहीं कि ऑर्गेनिक रिलेशन इंटरनल होते हैं, इसलिए वो बड़ा आश्चर्य, डॉक्टर बेवकूफ़ है, किसी और डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। तो हेगल कहते हैं कि इंटरनल रिलेशंस को, जो पहला सबसे पहली पोस्टुलेट है हेगल का, कि इस ऑर्गेनिक होल में सारे रिलेशन इंटरनल हैं। दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, चाहे वो रिमोट हो और चाहे आपसे। हमारे ऊपर जो चांद का असर पड़ रहा है वो 10 लाख किलोमीटर के असर से जितनी वो चांद का पड़ सकता है, और जो चांद के निकट होगा उस पर और ज़्यादा असर पड़ रहा होगा। तो वहाँ कुछ और असर दिखाई देगा, यहाँ कुछ और असर दिखाई देगा, लेकिन है ज़रूर कि 1 लाख किलोमीटर पर भी असर पड़ता है ज़रूर। तो हेगल का पहला सिद्धांत यही है कि होल और पार्ट के रिलेशन को समझने के लिए पहले आप ऑर्गेनिक होल को समझने के। अब इस ऑर्गेनिक होल में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो यूजलेस हो। इस शरीर के अंदर कौन सा हिस्सा ऐसा कि जी ये यूजलेस है, जिसको मैं, जो ऐसा हिस्सा होता है जो इस शरीर की रचना से बाहर निकल जाता है उसको हम काट के फेंक देते हैं, जैसे नाखून है या बार है। इस शरीर की रचना में जो चीज़ एडजस्टेड है वही सत्य है, और जो चीज़ इसकी रचना में एडजस्टेड नहीं है क्योंकि वो दूसरों से रिलेशन नहीं। अब हेगल कहते हैं कि है तो सही, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कुछ आर्टिफिशियल ब्रांचेस निकल आती हैं, उनको माली काट देता है, लेकिन फिर भी कहते हैं वो आर्टिफिशियल ब्रांचें ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ नाखून या बाल निकल आए। बाकी सर्वाइवल वाली चीज़ें जो हैं उसके लिए हर अंग को ठीक रखना पड़ेगा। एक उंगली का एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा भी कट गया तो हेगल के ज़माने में तो टाइप भी चलते थे, और तरह के टाइप होते थे, वो उंगली से देख देख के करना पड़ता था, कंपोजिंग होती थी उंगली। तो हेगल कहते हैं कि अगर एक उंगली का 1/3 हिस्सा भी कट गया तो आपको कंपोजिंग करने में जो अंश उठाना बड़ी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वो उसको तो पूरे हाथ से, तो एक उंगली कटने के बाद ही शरीर को इतना, तो ये उंगली का 1/3 हिस्सा भी शरीर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस हमारा जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के अंदर से हम किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। सारी चीज़ें जो हैं उनके रिलेशन समझने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक रिलेशन को इंटरनल रिलेशन कहते हैं, यानी अगर चीज़ वो अपनी जगह से हट जाए तो वो चीज़ ही या तो मिट जाएगी या उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। जो चीज़ जिस जगह फिक्स है वो उसी जगह से सारे यूनिवर्स को चलाएगी। तो इस तरह से हेगल के सिस्टम को समझने में, ये बहुत विस्तृत सिस्टम हेगल ने दिया है, आगे दूसरी चीज़ समझेंगे। अब तो हम पहले ऑर्गेनिक होल को अच्छी तरह समझ लें कि हमारा सारा जो है रिलेशन, होल एंड पार्ट का क्या रिलेशन है आपस में, और पार्ट का पार्ट के साथ क्या रिलेशन है। इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन है। होल अपने पार्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। कुछ होल के पार्ट काट दिए जाएं तो होल बेकार, काम करने योग्य नहीं रहेगा। तो इनका रिलेशन जो है, ये सारा संसार जो है, इसके संसार की एक एक चीज़ जो है उसको भी यहाँ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ब्रह्म ने ये चीज़, चिड़िया क्यों बनाई ब्रह्म ने, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, अगर चिड़ियाँ सारी मिट गई तो ये सारी चीज़ें होल के लिए हर पार्ट ज़रूरी है, और ऐसे पार्ट को सर्वाइव करने के लिए ये होल ज़रूरी है। अगर ये ब्रह्म और एब्सोल्यूट नहीं है तो एक दूसरे के साथ संबंध भी स्थापित करने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये होल संबंध स्थापित करता है एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ, पार्ट के साथ कैसे करता है, सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। हर पार्ट दूसरे पार्ट पर निर्भर करेगा, और पार्ट सारे जो हैं फिर होल पर निर्भर करेंगे, और होल जो है सारा पार्टों पर निर्भर करेगा। तो पहली पोस्टुलेट हेगल का ये है कि होल और पार्ट का ऑर्गेनिक रिलेशन है। इस रिलेशन को इंटरनल रिलेशन भी कहते हैं,
यानी अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाए तो फिर वो काम करने के या तो योग्य नहीं रहेगी या उसका सारा स्वरूप ही बदल जाएगा, सारा होल ही बदल जाएगा जितना भी है। तो पहली चीज़ जो पहला पोस्टुलेट है, हम ये समझने की कोशिश करें।